अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, फिस्कल ईयर 22 के लिए बजट की स्मूथ पैसेज हमने कौमी असेंबली से अब से कुछ देर पहले देखी। मेजॉरिटी वोट जो है हासिल रहा बजट को फाइनेंस बिल 2021-22 के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आज के सेशन में मौजूद थे और अपोजिशन बेंचेस में से अगर बात करें नुमाया नामों की तो बिलावल साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे। जाहिर है एक शोर बाबिला जो एक अपोजिशन की तरफ से रिवायती तौर पर बजट सेशंस में हम देखते हैं वो तो हुआ, लेकिन रिवायती तौर पर हमने ये भी देखा कि क्लॉज बाय क्लॉज पूरी रीडिंग के बाद जब स्पीकर ने वॉइस वोट के लिए कॉल किया तो अपोजिशन ने उसको चैलेंज नहीं किया। ये भी बात उतनी दुरुस्त है कि अपोजिशन के पास जो वोट्स दरकार थे, यकीनन उनके पास वोट्स नहीं थे, तो इट वुड हैव बीन फ्यूटाइल एनीवे। ये बात भी अपनी जगह स्टैंड करती है। दीगर मामलात पे नाजरीन बात करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब इससे पहले भी बात कर चुके हैं और उन्होंने खास तौर पर जो फूड इन्फ्लेशन है उस हवाले से तो एडमिट किया है, कंसीड किया है कि वाकई फूड इन्फ्लेशन जो कि एक आम आदमी को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो जरूर बढ़ी है और ये एक जरूर फैक्टर है जहां पर हुकूमत ने काम करना है और उस हवाले से एग्रीकल्चरल सेक्टर पर या ज़रई सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना हुकूमत इस वक्त बजट में प्रायोरिटाइज करना चाहती है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, इस पूरे इन्फ्लेशन के मामले पर भी हमने देखा कि अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं इनका जो मौकफ रहा वो पोल्स अपार्ट रहा। अपोजिशन बेंचेस इसरार करते हुए नजर आए कि नहीं, जो फूड इन्फ्लेशन है वो 25% तक जा पहुंची है। अलबत्ता ट्रेजरी बेंचेस ने इसरार किया और फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने भी मोर सो कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो फिगर्स हैं जिनको अक्सर और बेशतर अपोजिशन कोट करती है बहुत सारे अहवाल पर, तो उन्हीं के ऊपर क्यों ना इन्हिसार किया जाए और उन्हीं फिगर्स को इस मामले पर आया अपोजिशन सच मानने को क्यों इनकारी है, ये एक इसरार नजर आया। अलबत्ता दीगर मामलात में नाजरीन जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है काफी इंडिकेटर्स बेहतर होते हुए यकीनन नजर आए हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मजीद भी ज़ाहिर है बात करेंगे और प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी एक अच्छी बात रही कि जो तमाम वो अराकीन थे असेंबली के जो कि असेंबली में शिरकत नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू वेरियस रीजंस या जो असेंबली में प्रेजेंट नहीं थे जिनके हवाले से केसेस वगैरह हैं, उनकी भी प्रेजेंस को इंश्योर किया गया। ये नेशनल असेंबली के स्पीकर की तरफ से एक अच्छा जेस्चर था जो कि दिया गया बजट सेशन में यकीनन तमाम की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए। लेकिन मामलात नाजरीन दीगर अहवाल पर भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो सियासी उमूर पर ये एक अच्छा ओमन है, इस बात पे हमें यकीनन एक इसरार करना चाहिए। अलबत्ता ये कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर उन्होंने पहले कहा था कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे बजट को रोकने की, लेकिन नाजरीन इंटरेस्टिंगली हमने कभी भी बजट की किसी भी स्मूथ सेलिंग को रोकते हुए हमने नहीं देखा है कि कभी भी अपोजिशन ने बिल्कुल एड़ी चोटी का कोई जोर लगाया हो, ऐसा नहीं हुआ है। ऑन अनदर थॉट और ऑन अनदर स्कूल ऑफ थॉट ये बात भी सही है कि इसको पॉजिटिव लिया जाता है बाय एंड लार्ज कि चलें जो दीगर मामलात हैं या जो एक जमहूरियत के तसलसल के लिए मामलात ज़रूरी हैं और बजट का पास होना बहुत ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए, तो लिहाजा इन मामलात पर अपोजिशन मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए अपने जो भी उनकी तजावीज़ हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, कट मोशंस हैं, वो तो देते हैं, लेकिन कभी अपोजिशन इस लेवल तक नहीं जाते कि कोई जोड़ तोड़ के जरिए या कोई ऐसे हथकंडे अपनाकर ये काम किया जाए कि बजट को रोका जाए। हैविंग सेड दैट नाजरीन यकीनन ये दोनों के लिए अच्छी बात है कि आगे बढ़ें, अपोजिशन भी हुकूमत भी साथ मिलकर, और ख़ास तौर पर मईशत के जो मामलात हैं उनको हम सियासत से अलहदा रखें। मईशत के हवाले से दोनों मिलकर अच्छी कानून साजी करें अवाम के लिए, जिन्होंने उनको असेंबलियों तक अपना मैंडेट देकर मुंतखब किया है और भेजा है कि उनके लिए हकीकी मायनों में कोई काम हो। हम आइडियली स्पीकिंग तो यही चाहते हैं। क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि यकीनन ये इस फिस्कल ईयर 22 के लिए तो ये बजट है, लेकिन इसके अलावा जब बाद में हम बात करेंगे तो वेरी सून वील बी एंटरिंग द इलेक्शनियरिंग ईयर, उसके बाद ये मामलात कहाँ जाते हैं और क्या हम एक अच्छी हारमोनी अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान देख पाएंगे, ये भी एक बड़ा जरूरी सवाल है जो कि हम टेबल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि पॉलिटिकल अरा भी हम लोग शामिल गुफ्तगू रखें और एक्सपर्टीज भी हम लोग शामिल गुफ्तगू रखें इन तमाम उमूर पे। डॉक्टर नूर फातिमा मुझे यहाँ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं आप और आपका तज्जिया तबसरा हम इन तमाम उमूर पे अपने साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर साहिबा। फोन लाइन पर नाज़रीन सेनेटर मोहसिन अजीज साहब हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शॉर्टली टू जॉइन अस, और कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन मेंबर कौमी असेंबली PMLN से शॉर्टली हमें यहाँ स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इफ आई मे स्टार्ट विद यू, आप फरमाइएगा इनिशियल आपका एक हमें असेसमेंट या रिमार्क मिल जाए इस पूरी एक्टिविटी पर।
बावजूद इसके कि अपोजिशन ने कहा था अपने वोटर्स के हवाले से, तो वो ये बात करते हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसको रोकने के लिए। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि ये अच्छी बात है कि अगर अपोजिशन जो जमहूरी रिवायात में एक इस किस्म के रूटीन मैटर्स हैं उनमें उनमें खलल ना डाले। डॉक्टर साहिबा जी। जी जी, देखिए उसमें हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं तो ऐसा हुआ नहीं है कि बजट की जो अप्रूवल है या वहाँ से तो वो हुई ना हो। डिपेंड करता है कि इसकी जो वेरी करता है कि कितनी डिग्री ऑफ अपोजिशन और कितना स्टेज पे कितना उसको प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन इस बजट में अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो हमें क्रिटिसिज्म का एलिमेंट मिलता था वो इस बजट में आपको उस तरह से नज़र नहीं आता। उसकी एक रीज़न ठीक है, यहाँ तक तो आप सुनते हैं कि इट इज़ एम्बिशियस बजट, ओवर एम्बिशियस है, इसके टारगेट्स ज़रा अनरियलिस्टिक हैं, ये रोज़ी बजट है। बट इसको आप ये उस तक कंटेन कर सकते हैं जब तक आप देखेंगे कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो ये एक सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी और फिर इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होगा और फिर इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए फ्रॉम द अपोजिशन साइड, और वो पॉइंट बाय पॉइंट हो, ना कि ये कि आप सुनने ना दें और वो इतना शोर हो कि आपको पता नहीं चले कि क्या प्रेजेंट हो रहा है। अदरवाइज नॉर्मली ये है कि इससे ज़्यादा जो है वो हर्डल्स होती हैं जितनी कि इस दफ़ा में देखने में आई है। इस दफ़ा इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्मूथली चीज़ें जो हैं वो अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि आपका अपना क्या असेसमेंट है इस हवाले से, बजट है कैसा? आपने जैसे फरमाया कि फॉर अ पीस ऑफ पेपर, तो मतलब इन प्रिंसिपल तो ये ठीक लगता है, इज दैट व्हाट यू सजेस्ट? और आप कहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर आगे डिसाइड करेगी कि ये आवाम के लिए कितना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। बट ऑन प्रिंसिपल इज इट गुड? जी जी, इट्स ऑन प्रिंसिपल इट्स गुड। बहुत सारे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर। जीडीपी ग्रोथ है उसको आप 3.5 से ऊपर ले गए हैं और अब आगे आप चाह रहे हैं कि 4.5 तक चला जाएगा। इसके अलावा हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है इट इज़ ग्रोइंग। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत अच्छा जो लास्ट 3-4 मंथ्स का प्रोडक्शन देखें और उसके जो फिगर्स देखें बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ट्रेड डेफिसिट की बड़ी रीज़न थी जो आप IMF के पास गए। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम हुआ है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं रेमिटेंसेस की सूरत में वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आए हैं। तो ये वो सारी इंडिकेटर्स थी जिसकी बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शन तो है, लेकिन देखिए वो एक गैप भी है। उस गैप को अभी तक नहीं पता कि IMF के साथ अभी आपको ऑन बोर्ड पे जी अभी आपको IMF के साथ ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा और एक दफ़ा आप उसके एग्रीमेंट में होते हैं, हाउ कैन यू बैक आउट, और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन एनी केस अभी मेरा ख्याल है इट विल बी टू अर्ली फॉर अस टू से कि ये एक डेफिसिट बजट होगा। ये देखा जाएगा कि जो जितना आपने प्रेजेंट किया और इसको सस्टेन करना। देखिए बजट की सस्टेनेबिलिटी जो है वो बेस करती है आपकी फंडिंग और आपके फाइनेंस के ऊपर। हाउ आर यू गोइंग टू सिक्योर दैट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। राइट। अच्छा, और डेफिसिट का एक ज़ाहिर है एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और IMF की आपने जैसे बात की, IMF के बारे में भी ज़रा मजीद बताइएगा कि IMF के हवाले से कह रहे हैं कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अश्योर कराया है अवाम को कि वज़ीर आज़म हैज़ स्टूड इन फ्रंट ऑफ द IMF के सख्त शरायत IMF हम पे ना लागू करें। अगर हो जाती हैं खुदा ना ख्वास्ता तो हमारे लिए गैस बिजली के निर्ख भी बढ़ेंगे, टैक्सेशन भी ज़ाहिर है उसका एक हमारे ऊपर भी बोझ आएगा। आपको ये कितना लगता है ये डूएबल होगा? देखिए जब आप IMF के पास जाते हैं इन द बिगिनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस वक्त आपकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं विद योर ऑफिशियल्स एंड विद IMF ऑफिशियल्स, उस वक्त देयर एंड देन यू शुड टॉक अबाउट इट। What is your economic and political and socio-economic position on ground? उनको माइंड में रखते हुए आप टेबल के उस तरफ जो बैठे हैं ऑफिशियल्स उनके साथ कितना एग्री कर सकते हैं। What is your strength of your muscles? That is the important thing. अब आप उनके पास रीनेगोशिएट करने के लिए इसलिए जा रहे हैं दैट यू नाउ यू केम टू नो कि ये सारा जो बर्डन आएगा ये लोग ख़ास तौर पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो ऑलरेडी इतना है, अगर आप इससे ज़्यादा पावर सेक्टर को ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में प्राइस बढ़ाते हैं तो ये प्राइस हाइक आपका फूड पे प्राइस हाइक भी जाएगा जो कि ऑलरेडी आपका डबल डिजिट 18-19% हो गया। सो ये बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। मेक एंड ब्रेक गवर्नमेंट का ये एलिमेंट होता है हमेशा से इन्फ्लेशन, और इसके ऊपर वो IMF से बात करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे डिसंगेजमेंट हो नहीं सकती, इंगेजमेंट आपको करनी पड़ेगी उनके साथ। हाँ ये है कि जो आपने बाकी जो सारे इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं कीपिंग दैट इन व्यू,
लेट्स सी कि अगर उसमें हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वी हैव टू बी ऑन बोर्ड विद हिम एंड दे हैव टू बी विद अस। ये भी एक बात करते हैं या ओपिनियन आता है कि एफएटीएफ एक बड़ा क्रूशल फैक्टर हो गया है हमारे लिए, और अब इस मर्तबा हमारे लिए मामलात इसलिए ज़्यादा मुश्किल हैं क्योंकि आईएमएफ बार बार मुंसलिक करता है तमाम चीज़ों को एफएटीएफ की कंडीशनैलिटी से। तो ये क्या बात दुरुस्त है कि एफएटीएफ के मामलात की वजह से आईएमएफ हमारे ऊपर मजीद सख्त शराइत लागू कर रहा है इस मर्तबा? देखिए, अगर ये है भी तो ये एक अंडरमाइन करने का तो एक एलिमेंट हो सकता है, बट अपेरेंटली आईएमएफ विल नॉट से दिस। हाँ, ठीक है, हाँ। इंटरनेशनल रजीम्स जो होती हैं इनका कॉन्सेप्ट ये होता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, टीओ है, एंड नाउ एडेड ऑन द एफएटीएफ। तो ये सारे आपको अल्टीमेटली लेके एक ही रोड मैप पे जाएंगे। वो जाहिर है हर एक का अपना मैंडेट है, दैट कैन बी ओवरलैप्ड आल्सो, लेकिन वो आपको ये नहीं कहेगा कि हम उसकी वजह से आपको ये कह रहे हैं। हाँ, करेक्ट, ये कहने की बात तो नहीं, लेकिन आपको एक जिसे कहना चाहिए इन बिटवीन, या इसको आप कह सकते हैं कि एक हिडन आपको ये इम्पैक्ट आ सकता है, बिल्कुल। और लेकिन अपेरेंटली आईएमएफ के अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि अपने बारोर को किस तरह से फैसिलिटेट करें और किस तरह से अपनी फंडिंग को दे कैन टेक इट बैक। इस बड़े क्लियर मैंडेट। और आईएमएफ के हवाले से जो खुद ये बात की जाती है कि जाने में देर हो गई, या अगर हम पहले जाते तो शायद हमारे लिए कुछ मामलात आसान होते। आप इस स्कूल ऑफ थॉट को कैसे देखती हैं, इस ओपिनियन को? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं बड़ी दफ़ा हमारा इसी फोरम पे बात होती रही है, मीडिया पे जब भी, मैं हमेशा से कहती थी कि आपको आईएमएफ के पास जाना चाहिए। इट गिव्स यू ए क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ये आपको एक रिफ्यूज देता है। लेकिन एक बहुत पॉपुलर ओपिनियन नहीं है डॉक्टर साहिबा के आईएमएफ की वजह से हम साइकिल में फंस गए हैं? नहीं, आप आईएमएफ की वजह से बिल्कुल फंसे हैं, बट एट दिस टाइम आपको आईएमएफ के पास जाना था इससे निकलने के लिए भी, बिकॉज आप क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं इंटरनेशनली। इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आएंगे, दे आर शाई अवे। आप डे बाय डे स्पेकुलेशंस का शिकार हो रहे थे। आप देखिए आपकी स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही थी। सो ये इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने देनी थी, इसलिए कि आपको इंटरनेशनल क्रेडिट नहीं मिल सकता था टिल द टाइम यू गो टू आईएमएफ। तो हमें बहुत जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन अब भी अगर हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं तो हम हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को हम सेव कर सकें। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर ये जो महंगाई का एक फैक्टर आता है डॉक्टर साहिबा, इसको आप कैसे देखती हैं कि महंगाई या इन्फ्लेशन के हवाले से ये भी एक बहस छिड़ी हुई है गवर्नमेंट और अपोजिशन बेंचेस में कि जी कितने फीसद है महंगाई? इन एसेंस तो कहा जा रहा है, जो एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिस फिगर को एंडोर्स कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई 25% तक है। नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर इन तमाम सवालात पे वापस आते हैं। स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए डॉक्टर साहिबा, ये टैक्स टू जीडीपी रेशो के हवाले से भी ज़ाहिर है अब ये टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत हमारा पूरे खित्ते में सबसे कम माना जाता है कि 20% तक होना चाहिए आइडियली। ये आपको वर्केबल लगता है? क्योंकि आज हमने देखा, बल्कि इससे पहले भी जब से ये बजट सेशन चल रहा है, कि ऑपोजिशन एक हवाले से ये भी बड़े सख्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं गवर्नमेंट पे कि इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस इस मरतबा लागू किए हैं। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमेशा उस पर क्रिटिसिज्म रही है, क्योंकि वो आपके जो अदरवाइज जो प्रोग्राम आपकी एक जनरली वेलफेयर के लिए होता है उसको वो माइनस करता है, क्योंकि वो आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर बेसिकली इनडायरेक्टली आपके ऊपर बढ़ा देता है। अब अगर आप 20% सैलरी बढ़ाएंगे और उतना ही इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाए, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में भी, तो नेचुरली वो उसका बेनिफिट नहीं होगा। और सक्सेस ये होती है किसी भी रेवेन्यू पॉलिसी की कि आप उसको डायरेक्ट टैक्सेस के साथ कैसे लेके आएँ। इससे भी ज़्यादा ये है कि आप एक्सपेंड करें। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आप देखें सर्विसेज, इसमें जो आईटी सेक्टर है इसमें स्ट्रेंजली बहुत पॉजिटिव जो है वो 40% से ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है हमारे एक्सपोर्ट्स में ड्यूरिंग कोविड। जी जी, यस, तो इसमें इस तरह की चीज़ों में इस तरह के और सेक्टर्स बहुत हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं और उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं और उसमें हम फर्दर काम करके उसमें रेवेन्यू ले सकते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो आप ये कहें कि वो जब आप एक डेस्परेशन है कि जहाँ आपके पास कोई और रेवेन्यू को कलेक्ट करने का मेथड काम नहीं कर रहा, इफेक्टिव आपकी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चले जाएंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन आपके लिए एक तो उसको आप हॉरिजेंटली और उस तरह आप वर्टिकली, आप दोनों तरह से उसको काम कर, वो आपको हेल्प इस तरह से करेगी कि चाहे आप उसको थोड़ा टैक्स इकट्ठा होगा इंडिविजुअली, लेकिन वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम में, एट द एंड ऑफ द डे वो आपके पास ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा आप उसे एक्सपेंड करते जाएंगे आपके लिए डायरेक्ट टैक्सेशन जो है दैट विल बी मोर वर्केबल एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे क्रिटिसिज्म जो है वो दैट इज़ वेरी वैलिड आई थिंक। और अगर आपने इकॉनमी का वॉल्यूम बढ़ाना है तो यू हैव टू गो टूवर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन यस होना आइडियली यही चाहिए। और नोमान वजीर साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट पीटीआई, और इकोनॉमी रिलेटेड तमाम मैटर्स पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड नोमान साहब, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। बताइएगा, एक तो आपका क्या ख्याल है, ये तो एक ऑपोजिशन का शोर व वावेला हमने आज के रोज भी देखा, लेकिन ये कि तमाम क्लेम्स के बावजूद आपको याद होगा ऑपोजिशन लीडर ने कहा था कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे बजट का पैसेज रोकने की।
आपको क्या लगता है ये एक वीकनेस रिफ्लेक्ट करता है ऑपोजिशन के रैंक्स में कि इस मर्तबा भी वो कोई ऐसी खातिर ख्वाह चीज नहीं कर पाए अगेंस्ट द बजट पैसेज, या आपको लगता है कि ये एक अच्छा रुझान है कि वो चले ऑन द फेस ऑफ इट तो कहते हैं ऐसे बयान वगैरह, लेकिन जो भी एक जमहूरी तसलसल है उसको वो इस तरह से डिसलॉज नहीं कर रहे? शुक्रिया, थैंक यू मोना। देखिए, एक तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन का जो आज जो उन्होंने जिस तरह डिस्प्ले किया, मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट चला जाता है गवर्नमेंट को कि ऑपोजिशन कोई फॉल्ट कोई चीज़ निकाल ही नहीं सकी कि बजट के अंदर या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो 3.94 या 4% समझा जा है, जो आगे प्रोजेक्टेड 4.8 है, मेरे ख्याल में 5.5 हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन ने जितने वक्त भी सेनेट में या नेशनल असेंबली में बजट की तकरीरें होती रही, एक अच्छा पॉइंट भी ना बता सकें कि जी आप ये इस तरह ना इस तरह करें। ऐसी क्रिटिसाइज करना अपनी जगह कि हर चीज़ बुरा है, ये स्टैंडर्ड है कि जुमले हैं कि गरीब दुश्मन बजट है और ये अमीरों के लिए बजट है और इस किस्म की बातें जो है ना वो बस रिटोरिक था। लेकिन दे कुड नॉट पॉइंट आउट एनी कैटेगोरिक मिस्टेक कि ये गलती है, इसको इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए था, और उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू पर इम्प्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, ग्रोथ पर क्या हो जाएंगे और ओवरऑल मीशत पर क्या हो जाएंगे। ऐसी हवाई बात नहीं करनी चाहिए। सो इसका वॉकआउट करना एक क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को कि इट वाज सच अ गुड बजट कि दे कुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ ट्रायल, कि आज वहाँ उसमें बैठे ही नहीं और द बजट पास्ड अक्रॉस। जहाँ तक अभी आप बात हो रही थी मेरे बात करने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, एक मजबूरी है पाकिस्तान की इस स्टेज के अंदर। जो हमारा जो मॉडल जो नजर आता है टर्की, कोलंबिया, चाइना का जो मॉडल था, यहाँ पहले यू स्टार्ट विद इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एज यू ग्रो यू ग्रेजुएट इनटू डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। लेकिन इस स्टेज पर जिधर है और जो पिछले 15 साल 20 सालों में पाकिस्तान की मीशत का और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के खराब किया गया है, अदारे को खराब किया गया है, उसको ठीक एकदम नहीं हो सकता। दिस यू हैव टू गो थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। कुछ रेवेन्यू का बेस तो बनाए ना, रेवेन्यू का बेस बनेगा उसके बाद आप टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आगे, लेकिन इस स्टेज पर डायरेक्ट टैक्सेशन हो नहीं सकती है। अच्छा नोमान साहब, एक बात बड़ी है इसमें सरप्राइजिंग है कि जितनी तरामीम हमने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से देखी उनको तो किया गया है इनकॉर्पोरेट, लेकिन जो भी तरामीम अपोजिशन की तरफ से दी गई वो इस मरतबा नहीं इनकॉर्पोरेट हुई, उसमें से कोई भी नहीं हुई एज फार एज आई नो। तो ये फरमाइएगा आपका जो पहला असेसमेंट था वो क्या इस हवाले से दुरुस्त है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी नॉट अ सिंगल गुड प्रेपोजिशन यू थॉट कि ऑपोजिशन ने आपको दी हो बजट के हवाले से कि ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लें? राइट, नोमान साहब को रिकनेक्ट करते हैं इसी सवाल के साथ। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहिबा, सेम क्वेश्चन टू यू, आपको लगता है कि कुछ जरा ऑन बोर्ड या उनको जरा ज्यादा इसकी ओनरशिप फील होती, या गालिबन ये कि जो अपेरेंटली वो एक शोरो वावेला कर रहे थे ऑपोजिशन के बेंचेस, उनमें थोड़ी सी कोई बेहतरी आती अगर उनकी कोई तो चले कोई तरमीम हमने एक्सेप्ट की होती? देखिए, शेडो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा से, लेकिन फिर बात यहाँ ये भी है कि आप कॉन्क्रीट प्रपोजल या सजेशंस गवर्नमेंट को दीजिए। जैसे भी नोमान साहब कह रहे थे कि हाँ, उनको लगा कि ऐसी कोई थी दीजिए। हाँ, जो ऑपोजिशन जो है फॉर द सेक ऑफ जैसे एक ऑपोजिशन या एक राइवलरी उसको प्रेजेंट करना, वो कोई ठीक बात नहीं है। आप उसमें दीजिए, आप कहें जी ये हमारे पास एजेंडा है, हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी, हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, हाउ टू इंक्रीज टैक्सेस। तो ठीक है, उसमें से गवर्नमेंट अगर बिल्कुल आपको उस वक्त उसको कंसिडर नहीं करती तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिजेक्ट कर देते हैं एक डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट बिकॉज के ये आपने नहीं बनाया या उसने बनाया, तो उस पर फिर जाहिर है कि उसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं रहती अनलेस कि आप कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर उसको। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहिबा एक जेनेरिक बात तो आपने बिल्कुल राइटली सो आपने फरमाई, लेकिन आपको इस मर्तबा क्या लगा कि वाकई कोई कॉन्क्रीट सजेशन दी ही नहीं गई अपोजिशन की तरफ से? और इजाफी तौर पे ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि हर मर्तबा हर बजट में यही होता है कि अपोजिशन जो तजवीज़ भी देती है वो होती इस तरह की है कि वो काबिल कबूल नहीं होती?
या आपको लगता है अच्छी तजवीज़ भी आई हैं पास्ट बजट ऐसा नहीं है। देखिए पावर सेक्टर के लिए पास्ट में बेहतर भी आता रहा कि किस तरह से आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, आप सस्टेनेबिलिटी पे जाएं, आप फर्नेस ऑयल को रिड्यूस करें, आप इंपोर्ट्स को रिड्यूस करें, आप कैसे इंडिजिनस ग्रोथ कर सकते हैं, ये मुझे याद है कि ये होता रहा है। लेकिन ये है कि आपको गवर्नमेंट में रहते हुए यू हैव टू हैव ए बिगर हार्ट, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ की जब, और इस बजट में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम जब करते हैं तो उसमें हम इंक्लूसिव थॉट्स की भी बात करें कि जहां आपको ऑपोजिट थॉट आपको नज़र आती है और उसमें आपको वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक वेवलेंथ पे आ सकती है, तो वहाँ उनको आपको लेके आना चाहिए। लेकिन इस मर्तबा मुझे कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नज़र आया नहीं बजट से पहले, और उसके बाद भी अभी तक मैं देखूं नहीं, मैं ऑपोजिशन की बात ये करी जो आपने कहा कि कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं आई सिवाय इसके कि ये शोर जरूर है और ये चीज पॉइंट पे आती रही बार बार कि फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, उसके बाद महंगाई, तो उसके लिए आप मिल बैठिए ना, आप मिल के बैठिए, आप बताइए कि किस तरह से आप उसको कम करते हैं। ठीक है ना, उसमें तो कमेटीज़ हैं, उसमें तो बहुत चीज़ें हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। करेक्ट। और ये जो 25% और 13% की बहस है कि फूड इन्फ्लेशन आया है कितनी, 25% है 13% आई थिंक दोनों नहीं है, मेरे ख्याल में ये दोनों नहीं है, बिकॉज 25% आई थिंक इट विल बी टू हायर साइड, और जो 13% है दैट इज 15% जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेरा अपना जो है ख्याल वो ये 15 और 18% के दरमियान होना चाहिए इसको, ये है। और ये जाहिर है कि आपको पता है कि ये वेरी करता है, फ्लक्चुएट भी करता है डे टू डे बेसिस के ऊपर, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन जो है वो कुछ वेरी करता है, लेकिन ये है कि डबल डिजिट है और ये अब 15 to 18%। हाँ, डबल डिजिट, यस, बिल्कुल डबल डिजिट है। और कैसर अहमद शेख साहब भी नाज़रीन मेरे साथ अब मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, तशरीफ़ फरमा है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और साबिक चेयरमैन भी हैं बराए कायमा कमेटी ऑन फाइनेंस। वेलकम ऑन बोर्ड कैसर साहब, वी बीन लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आएँ और आप हमें इस पे पूरे एक हमें थॉरो एक हमें बताएं। आज ज़ाहिर है आपने इसके ऊपर अपना इजहार ख्याल भी किया कौमी असेंबली में। ये फरमाइएगा, इनिशियल रिमार्क एक तो आ जाए आपका, बजट का स्मूथ पैसेज देखा, और आप चूँकि हमेशा बात करते हैं जमहूरी रिवायात और कदरों को सस्टेन करने की, तो ये भी फरमाइएगा कि अपोजिशन ने आज जो वॉइस से एक वोट मांगा था स्पीकर ने, जाहिर है अपोजिशन ने उसको ऐसा अपोज नहीं किया, या उसके ऊपर कोई, ऑब्वियसली नंबर्स की भी एक बात थी, लेकिन हमने कोई ऐसी मुखालफत अपोजिशन की तरफ से उस वॉइस वोट के बाद नहीं देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत, मेरे यहाँ राना सनाउल्लाह तशरीफ़ लाए थे फातिहा खानी के लिए इरफान कैसर शेख की। पिछले दिनों नाज़रीन को पता है कि मेरे बेटे का अचानक इंतकाल हुआ, तो हम सब की तरफ से बहुत इसके लिए कॉन्डोलेंसेस डीपेस्ट, और अल्लाह उनको बहुत बेहतरीन जगह उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। असेंबली में आपको भी सब्र व जमील अता फरमाए। उनके लिए ये मगफरत की दुआ की गई और सब ने, एंड अ वेरी ब्राइट फेस ऑफ टेफ्टा माशाल्लाह, आप ही की तरह बड़ा सबका मशकूर हूँ जिन्होंने इस दुख की घड़ी में मेरे लिए हमदर्दी, जज़ाकल्लाह उनके लिए अल्लाह जज़ा दे। तो बजट जो है मैंने आज तफसील से बात की, पहले भी करते रहे, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ शुरू में हुआ ना बजट के, वो एक ऐसा फेज़ नहीं था कि जो हमारे लिए खुशगवार हो। हमने देखा कि देखिए अपनी जगह पे जो भी मामलात हैं उसको जब एक दूसरे की बात सुनेंगे और अकोमोडेट करेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंस है, और यही अपोजिशन का काम है कि जो उनकी गलतियाँ हैं गवर्नमेंट की उसको उजागर करे और उनको सामने पब्लिक के सामने लाए। महंगाई का भी आप जिक्र कर रही थी, सबसे बड़ा मसला तो इस 3 सालों में महंगाई का और फूड इन्फ्लेशन, जो कि खुराक की महंगाई हुई, गंदम की, चीनी की, और सारी खाने वाले तेल जो है और घी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई और वो अनबेरेबल हैं, बर्दाश्त से बाहर हैं लोग के। हम जाते हैं ना अपने इलाकों में, तो वो मकसद है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी जो आम लोगों की है ना, वो बहुत दरमियाने किस्म के लोग या थोड़ी आमदन वाले लोग हैं, और उनका बहुत ज़्यादा इस महंगाई से उनका बजट जो है उसका उस पर असर पड़ा है। लेकिन कैसर साहब, ये भी तो ड्यू नहीं कि 25% तक उसको अगर इन्फ्लेट करके हम एक फिगर को बता रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर तो खुद कंसीड कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ महंगाई है,
इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन 15%, 18% जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने असेस करके बताया कि 15 से 18% तक है, लेकिन अगर उसको 25% तक ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से कहा जा रहा है तो ये भी जरा ज्यादती है कि अगर हम उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। नहीं जी, कोई नहीं, किसी ने कहा तो उसका देखो इंडिविजुअल तो अपने जगह पे है। हाँ, लेकिन मेरे आप उसको मुझे वो नहीं कई बार मौका मिला है असेंबली में बात करने का। जी, जी, मैं खास आपको तौर पे एग्जैक्ट बजट फिगर पे दूँ ना, आपने, 3 सालों में 40% की फिगर जो है आपका, जो सर्वे आपने खुद, हमने हुकूमत ने छाया किया है ना, जो वो 40% Economic बता survey, रहा है, जी। इकोनॉमिक सर्वे। तो वो तनख्वाहें तो इतनी बड़ी नहीं, यानी एग्जैक्ट 40%। आप देखिए ना, हमारी करेंसी तमाम मुल्कों की करेंसियों से, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे यूके से हो, या यूएस से हो, या सऊदीया से हो, 40% तो वहाँ डिवेल्यू हमने कर लिए। तो हर चीज़ कम अज़ कम इतनी महंगी हुई है 3 सालों में, और अभी 17% का फूड इन्फ्लेशन खुराक में, तो ये बहुत बड़ा होता है, कोई मामूली इजाफा नहीं है। और 17%, लेकिन या जैसे आपने या कुछ वही है, बताया। 25% अगर देखिए- किसी ने कहा है तो उसकी अपनी राय है, लेकिन ये हकीकतन हकीकतन 17% भी बहुत ज़्यादा है। डबल डिजिट भी जो इन्फ्लेशन Double होता है वो digit, मोना आप exactly, समझती ये। हैं कि वो उसको बहुत गैर ज़रूरी Yes, समझा और वो जाता तो है, honestly मुश्किल। मतलब इवन फाइनेंस मिनिस्टर भी कंसीड कर रहे हैं कि यस ये तो है जो जी, और फिर PPS के फिगर्स हैं और ये। फिर उसके अलावा इस हुकूमत से ना 3 सालों में कुछ भी नहीं हो सका। जो इन्होंने वादे किए, इन्होंने शुरू में कहा था, FBR को खासकर इन्होंने नई जो पावरें दी है ना मोना, वो अब गिरफ्तार करने की भी पावर दे दी है। उस तो बल्कि ये हुकूमत तो आई थी कि FBR को रिफॉर्म करेगी, और वो जो तंग लेकिन कर रहे हैं कैसर साहब, कारोबार। आपको ये नहीं कि एफबीआर के तो गालिबन इन्होंने क्लिप्स जरा विंग्स उनके क्लिप किए हैं, जरा पर काटे हैं, और खास तौर पे जो गिरफ्तारी के हवाले से है और जो हरासमेंट का एक एटीट्यूड जो कि आप अपनी हुकूमत में भी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आप शिकायत करते थे इस हवाले से। एफबीआर को खासा इन्होंने उनकी पावर्स कर्टेल की हैं इस मरतबा। ये कहने की बातें हैं, लेकिन ये आपको इन्होंने जो नहीं कहा लगता है, कि ये है? सवाल जब मैं आज मैंने भी असेंबली में कहा कि 1980 में, आज से 41 साल पहले, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की FBR कमेटी का, जो कस्टम कमेटी थी, उसका चेयरमैन रहा। बात ये है कि वो ये बातें तो हमेशा हमें सुनाते रहे हैं कि और पावरें बढ़ा रहे हैं। जो करप्शन होती है ना जी, ये क्या करेंगे, मसलन किसी को धमकी देंगे कि तुम्हें अंदर करना FBR में है, ये अंदर ये शायद बहुत- इन्होंने पता नहीं बहुत कम लोगों को करना है, लेकिन धमकियां और डराएंगे ये ज़्यादा लोगों को, और उससे पैसा बटोरेंगे। ये जो हमारे यहाँ मुश्किल हो गई है ना, हर हुकूमत आके, खासकर इमरान खान साहब तो बार बार कहते थे, ये हम ही फिगर देते थे आपके प्रोग्रामों में कि 4,000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, जो उन्होंने कहा कि 12-13 अरब रुपए रोज़ाना की है। अब आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कह दिया कि ये पिछले साल ही 3 मुल्कों से और ज़्यादा हमारा डाउनग्रेड हो गया करप्शन में। तो हमने कोई वो इम्प्रूवमेंट नहीं परसेप्शन की। लेकिन जरूर है। अच्छा, ये जो FBR है ना जी, FBR को तो ये नई एक पावर दे दी कि कंटेनर में अगर वो नहीं होगा, इनवाइस नहीं होगा, तो पहले सिर्फ 5,000 जुर्माना होता था। अब बाहर की कोई कंपनी उसमें इनवाइस डालती नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको पाकिस्तान से इतने बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर हम और कंडीशनें उन पर लगाते जाएंगे ना। अच्छा, अभी वो हमने कह दिया जी 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, और ये भी कह दिया कि पहले कहा था उसको, तो खैर अब ख़त्म कर दिया कि हम माल ही जब्त कर लेंगे। अब लेकिन एक माल बंदा मंगाता 5-10 लाख का है, उसमें 2.5 लाख जुर्माना आप कर दें कि सिर्फ इनवाइस, और हुआ होगा उससे क्या, वो 2.5 लाख वसूल हुकूमत को नहीं होगा। 5-10 हज़ार रुपये लेके वो जो एग्जामिनर या जो वहाँ के जाके चेक करना है जिसने, वो 10,000 रुपये लेगा, करप्शन बढ़ जाएगी, होगा पता नहीं यानी कौन आपको इनको, आपको लगता है ये इन प्रिंसिपल ये चीज है नहीं, इस है तरह ही से? नहीं, और वो मुमकिन भी नहीं है, और ना होना है। मैं आपको बताऊँ, फिर वही बात है, उन्हीं को पावरें कैसे घटाई हैं, मुझे भी तो ठीक है, समझाएं हाँ, ना। यही ये बात सारी है, पावरें कैसर उन्हीं साहब को ने तो दे कहा रहे हैं। यही है कि हमने कर्टेल की हैं एफबीआर की, और इवन जो गिरफ्तारी वगैरह के इख्तियारात हैं या किसी के घर जाकर ये हरासमेंट का जो भी एटीट्यूड है वो कर्टेल किया है गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर बात की जा रही थी। अच्छा, एक बात और कैसर साहब, बिफोर आई गो टू डॉक्टर साहिबा ऑन दिस, के क्यों अपोजिशन ने इसके ऊपर कोई एक खातिर ख्वाह कोई तजावीज़ आती, बिल्कुल आप जैसे बातें कर रहे हैं ये रियलिटीज़ हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि एफबीआर के रिफॉर्म्स या उनकी पावर कर्टेलमेंट में भी अगर मसाइल हैं, तो अपोजिशन ने कोई इस हवाले से तजवीज़ आखिर क्यों नहीं दी? जैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि, और डॉक्टर नोमान साहब भी हमारे साथ हैं, नोमान वजीर से भी हमने स्काइप पे बात की, मेरा उनसे थोड़ा राब्ता मुनक़ता हुआ, आई होप वो जब वापस आए हम उनसे ये सवाल करें। डॉक्टर साहब, नोमान साहब दोनों इस व्यू के थे कि अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी तजावीज़ सामने नहीं आई। बिल्कुल मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन आप कोई अल्टरनेट या कोई प्रपोजिशन भी तो बताएं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करें। और क्या पता है, हमने देखिए फाइनेंस कमेटी में पिछले दिनों आए वजीर ख़जाना, उनको भी बताया अपनी कमेटियों में, और अपनी तकारीर में तमाम मेंबरों ने बताया। मतलब हम कहते हैं कि जुर्माने, इनको पावरें इनको कम करें। देखिए ना, ये मैंने तारीफ़ की, एक काम जो अच्छा किया ना,
अभी जो एसएमईज को इन्होंने ये कर दिया, ये करें जो आप कह रहे थे, और ये किया तो अच्छा किया। यानी टर्नओवर पे 10 करोड़ रुपए की जिसका बिजनेस टर्नओवर होगा ना, छोटे और दरमियाने बिजनेसमैन को या काश्तकार को, उसको इन्होंने 1/4% कर दिया और फिर पूछेगा नहीं एफबीआई। ये अच्छी तजवीज़ है। मैंने हर लेवल पे कई बार अपने इस दौरान मैंने तारीफ की फाइनेंस मिनिस्टर के सामने कि ये जो किया आप ये करें ना, 0.5% आपने कर दी, कोई 25 करोड़ तक की कंपनी होगी, लोग आए ना। अभी तक तो देखिए ना 75 साल में या 74 साल में लोगों को कॉन्फिडेंस तो नहीं आया ना। लोग 70% हमारा, छोटे सरमायाकार तो 70% हमारी इकानमी इस वक्त भी ब्लैक है इकानमी, कुछ भी ये कह लें। और लोग जो है नहीं सामने आते, वो डरते हैं। उनको कितनी बार हम भी समझा चुके हैं कि आप आइए, अपने आप को कारोबार को फरोग दें। वो कहते हैं एक बार हम फंस गए ना, तो फिर हमें हर बार इन्होंने और फंसा लेना है। इतबार नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये जो बातें हर हुकूमत आके कहती है मोना, यही कि हम आएंगे ना तो ये एफबीआर को ठीक कर देंगे। एफबीआर को जो ठीक किया, तो आप बताइए ना कि रेवेन्यू फिर क्यों नहीं बढ़ता। अगर हमारे वक्त में ये कहते हैं जी बहुत ज़्यादा ख़राब था, करप्शन ये हमारे यहाँ हमारी हुकूमतों ने नहीं किया। क्योंकि आप खुद भी इत्तेफाक करते थे कि जी मैं अभी भी करता हूँ, किसी हुकूमत ने भी नहीं किया। अगर किसी हुकूमत ने किया होता ना, देखिए ना हमारी फ़ीकस आमदनी $1500 है, बांग्लादेश $2200 पे फ़ीकस चला गया, और इंडिया जो है वो 2000 अरब पे चला गया, $2000 फ़ीकस सालाना आमदनी पे चला गया। अब हमारे यहाँ जो एसएमईज़ को पूरे कर्जे का 7% मिलता है, जितना पूरे मुल्क का कर्जा है ना, उसमें 7% हमें मिलता है। इंडिया में 15% छोटों और दरमियानों को मिलता है। अब बताइए कि क्या वजह है कि हम इतना नीचे चले गए कि टोटल हमारी इकानमी 295 अरब डॉलर है, जो कि मुखालफत नहीं है। ये भी यही कहेंगे, डॉक्टर साहबा भी यही कहेंगे। अच्छा, इंडिया की इकानमी जो कि 1990 में सिर्फ 4 गुना थी पाकिस्तान से, आज 10.25 गुना हो गई। उनकी इकानमी इस वक्त 3100 अरब हो गई, और हम 290 पे अभी या 95 पे खड़े हैं। तो हमने क्या किया, और है कसूर यही। ये कहते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर ये ब्यूरोक्रेट इतने ही समझते हैं इन मामलात को, तो कितने ब्यूरोक्रेट जो टॉप के रिटायर होकर अच्छे बिजनेसमैन बन गए। बिजनेस करना कुछ और काम है, ये तो सिर्फ पाबंदियां लगा के लोगों को जकड़ और ये मैं हमेशा इसी पे कहता हूँ, हमारे मुल्क को रोकने वाले यही हैं। बात ये है कि क्या वजह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पिछले साल से इस साल कम हो गई। लोग मुझे कहते हैं, बाहर वाले सारे आके वो कहते हैं आपके यहाँ सुर्ख फीता ही इतना है, आपके यहाँ कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। वो क्या यहाँ पैसा सारा वो पैसा तो आगे इंडिया में लगा। इंडिया में आप देखें कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई है, इंडिया की इकानमी क्यों बढ़ी है। सिर्फ इंडिया नहीं, वियतनाम अभी 30 साल में 5 गुना हो गई है उसकी इकानमी 30 साल में, और हम अभी 60% सिर्फ, यानी 2 गुना भी नहीं हुए 30 साल में ना, 2 गुना भी नहीं हुए। ये वजह क्या कि हमने लोगों को रोका हुआ है, पता नहीं क्या। और वो हमें समझाते ही हैं, जो हुकूमत आती है ना। मैंने परसों एक बात की जो कि बाद लोगों को कड़वी भी लगी। मैंने कहा हमारे पिछले 20 सालों से एक भी फाइनेंस मिनिस्टर जो नेशनल असम्बली से नहीं बना, जो लोगों में इलेक्ट होते हैं। देखिए पहले मैं चैम्बरों का सदर बना वहाँ, और जाके कोशिश की कि हम वहाँ लोगों को समझाएं और इनकी हम अपनी बातें मनवा सकें ना। जब मनवा सके ना, 28 साल से मैंने कहा जी उस फोरम में जाएं जिस फोरम में असल बजट होना चाहिए। सही बात, अब वो 28 साल से धक्के तो खा रहे हैं गली गली में, इसलिए कि हम अपने मुल्क को बेहतर करें। दूसरे मुल्कों में हमने देखा उन्होंने बेहतर, लेकिन बात ये यहाँ भी एक बार से आता है फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख आए, वो अब पता ही नहीं किधर चले गए। अब अगर आप नेशनल असेंबली के मेंबरों में से चुनेंगे ही नहीं, आपके टाइम और मैं एक बात मोना आपसे करूँ, वो छोटी सी बातें हैं ना, यानी आप बताइए असल पावर है हमारे यहाँ। मैं पूछा है आज सारे एमएनए से पूछा है, सारे एमएनए से पूछा है कि ये जो बजट बनाया है और ये बनाना कौमी असम्बली ने है, मनी बिल कौमी असम्बली के पास आता, आप में से कितना किसी ने कंट्रीब्यूट किया है? किसी का कुछ नहीं है। तो बात अगर एक बंदे ने जो बाहर से आना है और जो IMF ने, बस बात खत्म ताकि मुकम्मल हो जाए। और जब देखिए ना डिवैल्यू हुआ, पिछले दिनों करेंसी डिवैल्यू हुई पाकिस्तान की, कम हुई, तो हमारे वजीर आजम साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, कह रहे हैं कि मुझे टीवी से पता लगा कि करेंसी डिवैल्यू, यानी वजीर आजम के पास भी पावर नहीं है। पावर एक आध बंदे की है, उसने बाहर से आना है, यहाँ हम सब ने क्या करना है। बस मेरे ये पॉइंट है। डॉक्टर साहब ये जरा मेरे पास क्योंकि लास्ट मिनट्स ही हैं इसके ऊपर पूरा, ये बताइए कि ये ब्यूरोक्रेसी, एक तो ये बड़ा एक रेड टेपिज्म वगैरह, ये रिकरिंग मामलात हैं। आपको लगता है इसके ऊपर कोई भी अगर गवर्नमेंट, जैसे कैसर साहब खुद कह रहे हैं कि ये 20-30 साल पुराना प्रॉब्लम है, और ये गवर्नमेंट अब आई है, इससे पहले दीगर हर पार्टी की तकरीबन गवर्नमेंट, यहाँ पर 2 पार्टीज रह चुके हैं बार बार, इवन डिक्टेटोरियल अदवार भी हमने इसमें देखे, मुशर्रफ साहब आए, ये मामला हल नहीं होता? देखिए ये मामला हल होगा नहीं,
टिल द टाइम कि आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे इन्होंने अभी कहा, जो रूट से, ग्रास रूट से उठ के आते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम्स पता हैं, दे शुड नो कि हाउ टू क्राफ्ट ए बजट, दे शुड नो हाउ टू क्राफ्ट ए पॉलिसी। आपने तो उन पर सारा रिलाई करना है, उनको आपने इतनी ज़्यादा लिबर्टी और इतनी ज़्यादा आपने पावर्स इसलिए दी हैं कि क्योंकि उन्होंने आपका काम करना है। अगर आप अपना काम करेंगे, आपको पता होगा उसकी निटी ग्रिटी थिंग, तो आप उन्हें पकड़ लेंगे और उनको जब आप करेंगे तो वो कंटेन हो जाएंगे। तो बात तो ये है ना कि कितने लोग ऐसे हैं माजरत के साथ, इनके साथ ही होंगे, इनका तो चले अपना एक फील्ड है, जो उस रेड बुक को, जो आपका बजट की बुक रेड होती थी, वो बुक जो है समझते हैं, वो बताइए नहीं, कितने लोग समझते हैं हेड्स क्या है, करंट अकाउंट क्या है, डेफिसिट क्या है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, जीडीपी क्या है, ये कितने लोग समझते हैं। लेकिन वहाँ बहुत लाउड आवाज में, लाउडली सब बोल रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप ये बताइए ना कि कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट के अंदर भी और बाहर भी, कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हमारी पार्टियों को चाहिए ना कि ऐसे लोग लाएं, ऐसे लोग अगर हम नहीं लाएंगे कि हमारा सवाल क्या हुआ है, हमारे मुल्क का सवाल हुआ क्या है। आप दुरुस्त, आपने सही निशानदेही की है, लेकिन वो लोग तब आएंगे जब पार्टियां उनको टिकट देंगी। अगर पार्टियां ही चंद अपने वही जो कि इलेक्टेबल हैं उनको टिकट देंगी, और हुआ उससे क्या है कि मैं आपसे कहता हूँ कि किसी एक मेंबर के लिए, अच्छा ये मैं देखे ना, अब मेरे जैसा बंदा जो कि जिसने उम्र गुजार दी इसी का, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं कुछ मुल्क के लिए कंट्री, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ था, तो हमारी फैमिली को भी शुरू से ही 135 साल से हमारी फैमिली बिजनेस, तो मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ आके ये करे। मेरा ये काम नहीं था, हमारा बिजनेस काम था। मैं आगे धक्के खा रहा हूँ इसलिए कि यहाँ इस हाउस में जाऊँ, लेकिन हमसे भी कहाँ कोई मदद ली जाती है, पूछा जाता है। ब्यूरोक्रेट नहीं चाहता कि कोई ऐसे बंदे आए जिसको कोई। अच्छा, ये भी एक बात, जरा इस पे सेकंड ओपिनियन एक आ जाए, फिर मैं इसी पे वाइंड अप करूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। डॉक्टर साहिबा, ये आपको लगता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है सिर्फ? आखिरी अगर आपका इस पे एक जुमला। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इसलिए कि इनकॉम्पिटेंसी है, मैं तो ये बात आपसे कह रही हूँ। हाउ कांट यू कंट्रोल देम? आप उनकी गलतियां पकड़ कैसे सकते हैं? दे आर लीडिंग यू, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है, आप स्किलफुल नहीं है। ठीक है, यानी कि आप खुद भी कॉम्पिटेंट अगर होंगे तो उसी सूरत ये मुमकिन हो पाएगा। यकीन हम जो अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो ऐवानों में भेजते हैं, ये उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, हम पे भी एक सवाल आ जाता है जिनको हम मुंतखब करते हैं। खैर, थैंक यू टू एवरीबडी। डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ थी, कैसर अहमद शेख साहब ने हमारा साथ दिया था, नुमान वजीर साहब से मैंने ब्रीफली कनेक्ट किया था लेकिन फिर राब्ता दोबारा नहीं हो पाया। नॉनदलेस, थैंक यू टू एवरीवन, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।